जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल लाइब्रेरी को। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम डेली जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यानी 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए क्लास को एंड तक देखना है आपको। कहीं पर भी क्लास को मिस करने की जरूरत कोई बिल्कुल भी नहीं तो आपको आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस हो सकता है, क्योंकि इस क्लास से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसलिए क्लास को एंड तक देखना ही देखना है। लेकिन उससे भी पहले अगर चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। और हाँ, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसको भी ज्वाइन कर लेना है। यानी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर फ्री में वीडियो इस क्लास की मिल जाएगी। ये प्रैक्टिस सेट 8 है, इससे पहले हमने आपको 7 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, तो इसलिए उन 7 प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी, ग्रामीण थी, या फिर ए एंड बी बोथ थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपके हिसाब से क्या सही जवाब होगा? राइट आंसर चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, हमें आपके सही जवाब का प्रतीक्षा रहेगी। तो उम्मीद है आप लोगों ने सही जवाब इसका खोज लिया होगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी नगरीय थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो नगरीय थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल या फिर रोपड़? धौलावीरा 2 टीलों में बटा था, एक पूर्वी टीला एक पश्चिमी टीला, यानी एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अगर जुते हुए खेत की अगर साक्ष्य की अगर बात की जाए तो आपके कालीबंगा से मिले थे। कालीबंगा से और क्या मिला था? तो अगर बात की जाए कालीबंगा की, तो कालीबंगा से चूड़ियाँ भी मिली थी। चूड़ियाँ भी कालीबंगा से मिली थी। काली चूड़ियाँ लिख लेना आपको, काली चूड़ियाँ भी कालीबंगा से मिली थी और कालीबंगा से ही जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आज के हमारे थर्ड की तरफ। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? पितास्ता, सदानीरा, अस्कनी या फिर गोमल? तो ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो झेलम नदी का पुराना नदियों के पुराने नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पूरी PDF बनाकर लाया हूँ। आप लोग उसको टेलीग्राम पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी हमको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये नदियाँ हैं, ये इनके प्राचीन नाम हैं। तो एक बार देख लीजिए फटाफट, फिर आपको क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए झेलम का पुराना नाम क्या था? बितास्ता था। साफ साफ दिखा रहा है कि झेलम का पुराना नाम बितास्ता था। चिनाब का पुराना नाम अस्किणी, गंडक का पुराना नाम सदानीरा, गोमती का पुराना नाम गोमल, काबुल का पुराना नाम कुंभा, राबी का पुराना नाम परसड़ी, सतलज का पुराना नाम शताद्री और ब्यास का पुराना नाम बिवासा। हमसे पूछा क्या गया है? झेलम का पुराना नाम पूछा गया, तो झेलम का पुराना नाम क्या हो जाएगा? बितास्ता। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो बितास्ता बिल्कुल इसी तरह की वीडियो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आपको लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो वो जरूर लिख लिया करें, लेकिन आपको पूरा जो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद फिर अथर्ववेद? तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा। अगर संगीत से रिलेटेड वेद पूछा है तो वो आपको पता होगा, वो है सामवेद। लेकिन जैसे ही आपसे पूछा जाए कि जो है सबसे पुराना वेद कौन सा, सबसे पुराना वेद की अगर बात की जाए तो ऋग्वेद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन धर्म को मानने वाला नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघवर्ष, खारवेल? तो बताना है जैन धर्म को मानने वाला कौन सा शासक इनमें से नहीं है। कई बार इसी तरह के राजाओं का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सा शासक इस धर्म को फॉलो करता था, यानी कौन सा शासक उस धर्म को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए आपको जी लगा के अच्छे से पढ़ लेना है। तो कौन सा शासक जैन धर्म को मानने वाला नहीं है? तो ये सभी शासक जो ऐसे हैं जो जैन धर्म को मानते थे, यानी इनमें से कोई नहीं यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान है? तो आपने पढ़ा होगा, आपके संविधान में 12 अनुसूची पढ़ी होगी आपने। तो किस अनुसूची में जो है संघ व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान है? अनुसूची 12 आपने पढ़ी है, यानी 12 अनुसूची तो आपने पढ़ी है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या बनने वाला है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 7, फिर अनुसूची 3। तो यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा? अनुसूची 7। नहीं, अनुसूची 7 जो है यहाँ पर जो है
अनुसूची 7 में बताया गया है संघबद्ध राज्यों की शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा। यहाँ पर ये 12 अनुसूचियाँ हैं, आपको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 7 है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री शासन से, राष्ट्रपति शासन से, या फिर राज्यपाल शासन से, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आर्टिकल 356 का रिलेशन पूछा गया है किससे है? तो सिंपल सा बताना देना है, राष्ट्रपति शासन से। राज्यों में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो अनुच्छेद 356 के तहत ही लगता है। इसके अलावा 352 और 360 ये 2 आर्टिकल भी राष्ट्रपति से ही संबंधित हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। 352, 356 और 360। क्वेश्चन नंबर 8 है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? गरीबी से। तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? वो पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? गरीबी से, बेरोजगारी से, पंचायती राज व्यवस्था पर, या फिर इनमें से किसी से भी नहीं। तो अगर बात सुरेश तेंदुलकर समिति की जाए तो गरीबी से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? यहाँ पर उसने नहीं, किसने होगा? तो रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के जिस दिन तीसरी बैठक हुई थी तो उस दिन रखा था संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, वायुमंडलीय दाब मापने का उपकरण कौन सा प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, मल्टीमीटर, थर्मामीटर। तो वायुमंडलीय दाब मापने का जो उपकरण प्रयोग किया जाता है वो बैरोमीटर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पायरिया रोग किससे संबंधित है? मसूड़ों से, दांत से, नाक से, फिर मुंह से। तो पायरिया किस में लगता है? मुंह में लगता है, तो मसूड़ों से संबंधित होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी मसूड़ों के मुंह में लगता, दांतों में लगता है तो मसूड़े में ही लगेगा। मसूड़ा ही ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, दांत और अस्थियों को मजबूत बनाने वाली धातु कौन सी है? मैग्नीशियम, जस्ता, लोहा या फिर कैल्शियम। तो दांतों और अस्थियों को जो धातु मजबूत बनाती है वो है आपकी कैल्शियम। यानी सी जो है आपकी वो दांतों और अस्थियों यानी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करती है। बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, टेस्ला किसकी इकाई है? तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई ही, आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 15, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 26 दिसंबर, 26 जून, 12 जून या फिर 30 नवंबर। तो आई होप आप लोगों ने इसका सही जवाब खोज लिया होगा। इसका सही जवाब क्या बनेगा? 26 नवंबर। इन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है बनकर के तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, लता मंगेशकर सम्मान पुरस्कार कौन प्रदान करता है? भारतीय ज्ञानपीठ, मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार। तो कौन प्रोवाइड करता है? एमपी सरकार। एमपी गवर्नमेंट मतलब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार जो है प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आज का 17 है, भारत किस देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है? अगर सबसे कम की बात की जाए तो हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, लेकिन सबसे अगर अधिक की बात की जाए तो बांग्लादेश लगा देना है। सबसे अधिक बांग्लादेश, सबसे कम मतलब अफगानिस्तान का मतलब 106 किलोमीटर के लगभग 106 किलोमीटर। तो ये बात भी आपको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी पुस्तक है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी पुस्तक है? अरुंधति राय, अरविंद अडिगा, नवीन चावला, झुम्पा लाहिड़ी की। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो पुस्तक है वो अरुंधति राय की है। तो ये रही आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक करना है और शेयर भी करना है। लाइक करना है, शेयर भी करना है, और अगर चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि इसी तरह क्लासेस आपको डेली मिलते रहें और कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो मिलेंगे कल की क्लास में। बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू।